आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का बॉक्स एफएम पर एक बार फिर से, क्योंकि बज गए हैं शाम के 4 और समय हो गया है व्यंग के रंग प्रभात के संग का, जहां आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ व्यंगकार श्री ईश्वर जी और साथ ही स्टूडियो में प्रभात जी। नमस्कार साथियों, आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं ईश्वर शर्मा, महासमुंद, छत्तीसगढ़ से। स्वागत है ईश्वर जी आपका। धन्यवाद प्रभात जी। बॉक्स एफएम रेडियो जयपुर के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन, शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम हम शुरू करें इससे पहले एक दुखद खबर जो हमारे पास आई थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ व्यंगकार और पत्रकार, हास्य व्यंग्य की नायाब पत्रिका अट्टहास के प्रधान संपादक श्री अनूप श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रहे। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। बॉक्स एफएम की तरफ से कीर्ति शेष अनूप श्रीवास्तव जी को विनम्र श्रद्धांजलि। एक ऐसे व्यक्तित्व को विनम्र श्रद्धांजलि जिन्होंने पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में एक सेतु बनकर उनको आपस में मिलाने का काम किया। नए व्यंग्यकारों को अपनी पत्रिका के माध्यम से मंच दिया, वहीं पुराने और अनुभवी व्यंग्यकार थे, लेखक थे, समय समय पर उनको अपनी पत्रिका के माध्यम से वो प्रकाशमान करते रहे। आज का ये कार्यक्रम हम समर्पित करते हैं कीर्ति शेष अनूप श्रीवास्तव जी को। मेरी भी अनूप श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरी बहुत सी स्मृतियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। 28 से मुझे भी 2001 में युवा व्यंगकार का सम्मान प्राप्त हुआ था। उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। सबसे पहले परिचय देते हैं आज ईश्वर शर्मा जी का। व्यंग में संगीत की किसी राग की मानिंद जुगलबंदी करने वाले प्रखर व्यंगकार श्री ईश्वर शर्मा का जन्म तत्कालीन मध्य प्रदेश एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 2 जुलाई 1949 को हुआ। कविता से व्यंग के प्रति झुकाव से आपको अपने समय के बेहतरीन व्यंगकारों में शामिल होने का सौभाग्य मिला। भिखमंगों की पेंशन कथा, अपनी अपनी ईमानदारी और सुपरिचित व्यंगकार लतीफ घोंगी के साथ व्यंग की जुगलबंदी जैसे व्यंग संग्रह के रचयिता श्री ईश्वर शर्मा की रचनाएं देश के सुपरिचित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। आज आप लेखन से दूर हैं, फिर भी पाठकों के दिलों में समाये हुए हैं। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने ईश्वर शर्मा प्रतिष्ठित शरद जोशी सम्मान, अट्टहास युवा सम्मान एवं व्यंग यात्रा जैसे अनेक पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। बॉक्स एफएम के इस कार्यक्रम में श्री ईश्वर शर्मा महासमुंद का हार्दिक स्वागत है। जी, स्वागत है ईश्वर जी। बातचीत का सिलसिला अब हम शुरू कर रहे हैं। जी 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 सर। आप का जन्म तत्कालीन मध्य प्रदेश, जो आज छत्तीसगढ़ बन गया है, महासमुंद में हुआ और आपका पालन पोषण वहीं हुआ, शिक्षा भी वहीं हुई। वहाँ का माहौल, क्योंकि मध्य प्रदेश को उस समय व्यंग्य की राजधानी माना जाता था। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसके पीछे कौन सी प्रेरणा थी, या आपको स्वयं ही ऐसा लगा कि आपको लेखन में व्यंग्य और पद्य में कविता से लगाव है? शुरुआत तो मेरी कविताओं से हुई जी। शुरू में मैं 1965-66 से कविताएं लिखते रहा। बाद में 1985 में जब मैं लतीफ घोंगी के संपर्क में आया, वो बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध व्यंगकार थे मध्य प्रदेश और देश के। उनके संपर्क में आने के पश्चात कुछ मुझे व्यंग लेखन की प्रेरणा मिली और मेरा झुकाव व्यंग लेखन की ओर गया। और कुछ गद्य लिखने का, चूंकि मैं पत्रकार था, उसमें लेख वगैरह मुझे लिखते रहना पड़ता था, तो एक गद्य लेखन का मुझे ऐसा लगा कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता हूँ। तो मेरा झुकाव फिर गद्य व्यंग लेखन की ओर गया और मैंने गद्य व्यंग लेखन करना शुरू किया।
जी, आपने पत्रकारिता भी की और व्यंग्य लेखन भी किया। दोनों ही एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खूब सारी चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाए खड़ी रहती हैं। जी। अपनी स्मृतियों को टटोलते हुए ये बताएं हमारे श्रोताओं को कि पत्रकारिता और व्यंग्य के सामने जो चुनौतियां अगर कोई रहीं आपके सामने, तो उनको भी आप साझा करें, और आपने उन चुनौतियों से कैसे पार पाया इसकी जानकारी भी अगर दे सकेंगे तो हमारे श्रोताओं को अच्छी जानकारी मिल पाएगी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव व्यंग और पत्रकारिता दोनों के क्षेत्र में यह है कि दोनों ही क्षेत्र निष्पक्षता, सच्चरित्रता, ईमानदारी और साहस ये मांगते हैं। और अगर ये नहीं है तो ये दोनों ही क्षेत्र में आप कामयाब नहीं हो सकते। दोनों क्षेत्रों में इनकी बहुत सतत जरूरत होती। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि सच्चरिता, ईमानदारी अगर आपके भीतर नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। कुछ दिन आप किसी नाव में बैठकर सागर पार कर लेंगे, लेकिन लंबी दूरी तक जाने के लिए आपको इन गुणों का अनुसरण करना ही होगा। बहुत अच्छी बात थी। आपके व्यंग्य के विषय आप कैसे चुनते थे और ख़ासतौर से किन खास विषयों पर आपने उस समय अपने आप को केंद्रित किया था? मेरे व्यंग लेखन की शुरुआत जो हुई बड़े एक विचित्र तथ्य से हुई। मैं उसी दौर में कुछ राजनीति में भी सक्रिय था मैं, और नगर पालिका, महासमुंद नगर पालिका का मैं पार्षद बन गया था। अच्छा। उस महासमुंद सीमांत प्रांत है, उड़ीसा से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का सीमांत प्रांत है जी। तो एक तरह से कुछ विकास की दृष्टि से उपेक्षित जैसा था। तो नगर पालिका में एक समय ऐसा आया कि यहाँ एक फायर ब्रिगेड खरीदा गया नगर पालिका के द्वारा। वो फायर ब्रिगेड आया और हुआ ये कि वो आने के बाद अध्यक्ष महोदय जो थे नगर पालिका के और नगर के लोग थे, वो अब फायर ब्रिगेड तो आ गया, लेकिन फायर ब्रिगेड कैसा काम करता है उसका एक जो लोगों में उत्साह था उसको देखने का, उसकी कार्य प्रणाली वो देखने का, वो एक घटना मेरे मन में बड़ा प्रभाव डाली उसने। और हर आदमी ये राह देख रहा है कि आग लगे और हमें फायर ब्रिगेड का प्रभाव देखने का मौका लगे। और संयोग ऐसा हुआ कि फायर ब्रिगेड आया और आग लगना बंद हो गई थी। मतलब घटना ही नहीं हो रही थी और लोग ये देख रहे थे कि आग लगे। बताइए, तो इस घटना ने थोड़ा सा प्रभाव डाला। तो मैंने, मेरा पहला जो गद्य व्यंग है वो फायर ब्रिगेड पे ही है, जो इसमें आपके व्यंग की जुगलबंदी में है। जी जी। और ये रचना लिखने के बाद लतीफ घोंगी ने इसे पढ़ा, मैंने उनको दिखाया, क्योंकि गद्य व्यंग के बहुत सिद्धस्त व्यंगकार थे और हमारे बीच मौजूद थे। तो मैंने उनको दिखाया कि भाई ये कैसा है और व्यंग बना है कि नहीं बना है। तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि इस पे और भी एंगल निकाले जा सकते हैं। तो मैं भी एक फायर ब्रिगेड पे रचना लिखता हूँ जी। और उन्होंने भी एक रचना उस पे लिखी। तो जब वो दोनों रचनाएं लिखी गई और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा एक एक मुकम्मल रचना लिखी गई, फिर एक बात दिमाग में आई कि दोनों को एक साथ प्रकाशित किया जाए। और वहीं से ये जुगलबंदी की शुरुआत भी हुई और मेरे व्यंग लेखन की भी शुरुआत हुई। जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि आज तक जुगलबंदी की बात जब भी सुनते हैं तो लोगों को यही लगता है कि संगीत का कोई कार्यक्रम हम सुनने जा रहे हैं जिसमें जुगलबंदी होती है। तो व्यंग की जुगलबंदी में एक चुनौती निश्चित रूप से थी कि एक आदमी जो अलग मानसिकता का है अपनी बात करता है, दूसरा जो साथ में उसकी जुगलबंदी कर रहा है उसकी मानसिकता बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में ये जुगलबंदी का ख्याल आगे बढ़ाने में क्या आपको कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? परेशानी मुझे तो थोड़ी सी हुई, क्योंकि मेरा तो गद्य व्यंग लेखन का प्रारंभ ही था। और चूंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा था, अखबार से बहुत अच्छा मेरा संपर्क था, तो हम लोगों ने वो, जैसा मैंने बताया, फायर ब्रिगेड रचना को वहां छापने के लिए हमने एक साथ तैयार कर लिया साहित्य संपादक को। उनको भी वो प्रयोग अच्छा लगा, पसंद आया, उनने छापा भी। तो छापने के बाद मन में हुआ कि एक आध किस्त ऐसा ही और लिखा जाए किसी शब्द पे करके।
तो हम लोगों ने फिर एक शब्द तय किया, एक एक रचना एक हफ्ते में फिर लिखे, अगले हफ्ते हमने फिर छपा लिया। ऐसी 3 किस्तें छपते तक तो हम लोगों के मन में था कि 1-2 हफ्ते छापेंगे और उसके बाद इसको विराम दे देंगे, फिर अपना कुछ देखेंगे काम जैसा आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद संपादकीय टेबल का और जो रचनाएं छपी उसके बाद पाठकों का इतना प्रेशर वहां पे पहुंचा, इतने पत्र वहां पहुंचे कि उन्होंने कहा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए जी। और बस उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि इसको अभी हर हफ्ते ऐसा कुछ लेखन किया जाए और इसे कंटिन्यू किया जाए। तो लतीफ घोंगी तो सिद्धहस्त व्यंगकार थे, उनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी। परेशानी मुझे थी हर हफ्ते एक दिए गए विषय पे लिखना और उसको टारगेट पूरा करके और अच्छी रचना लिखना, पिछली रचना से कोई कमजोर ना हो, क्योंकि चुनौती तो सामने थी। किसी तरह वो 17-18 किस्त हमने पूरा किया और छपा। उसके बाद ये व्यंग की जुगलबंदी संग्रह आया। जी जी, उसके बाद भी बहुत प्रयास हुए, लेकिन पुस्तक के रूप में अनूप शुक्ल एक प्रयास कर रहे हैं जो कानपुर के हैं और वरिष्ठ व्यंगकार भी हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखते हैं और घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे बातचीत हुई थी जब बॉक्स एफएम के इस पटल पर, तो उन्होंने बताया था कि लतीफ घोंगी और ईश्वर शर्मा जी ने जो जुगलबंदी लिखी थी उसके बाद उन्होंने 2 नहीं, उन्होंने लगभग मुझे जैसा याद है, हो सकता है अगर मैं कहीं गलत हूँ और अनूप जी इसको सुन रहे हो तो उसको करेक्ट कर देना, कि लगभग 30-32 व्यंग्यकार को ये चुनौतीपूर्ण काम दिया गया कि वो एक तरह से जुगलबंदी की तर्ज पर या शैली पर अपने व्यंग लिख के दें और उसको एक पुस्तक स्वरूप में लाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम उस पुस्तक का अवलोकन कर पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। एक बात ईश्वर जी और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा बहुआयामी थी। आप पत्रकार थे, वहाँ भी लिखने का काम था, पढ़ने का काम था और ऑब्जर्वेशन होता है और वही काम कमोबेश व्यंग्य में भी होता है। तो उसके बाद में आपने पार्षद, अभी आपने कहा पार्षद भी बन गए, तो आपने राजनीति के भी एक आरंभिक द्वार को खटखटाया था। तो क्या व्यंग्यकार और पार्षद 2 विरोधाभासी क्षेत्र नहीं थे? नहीं, देखिए क्षेत्र तो हर क्षेत्र एक दूसरे के या तो विरोधाभासी हो जाता है या पर्यायवाची भी हो जाता है। शर्त यह है कि आप कितनी ईमानदारी से उस कार्य को निभाते हैं। जी, मैं पार्षद भी बना तो मेरा यही था कि समाज की अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को सहूलियत हो, कानून कायदों का सही लाभ मिले और कोई गलत काम किसी भी पक्ष के द्वारा किसी के लिए भी ना किया जाए। तो राजनीति में भी मैंने, जब तक मैं राजनीति में रहा तब तक मेरा प्रयास यही रहा। पत्रकारिता और राजनीति के माध्यम से मैं बड़े बड़े मंत्रियों और सांसदों, विधायकों सबके संपर्क में भी रहा, लेकिन कभी ये प्रयास नहीं हुआ कि व्यक्तिगत स्वार्थ साधा जाए। जनता का हित जिसमें हो, समाज का हित हो और कानून कायदा का लाभ, नियमों का लाभ लोगों को मिले, ये प्रयास मेरा उस क्षेत्र में भी बना रहा। जी जी, लेकिन राजनीति में भी जिस तरह से एक विचारधारा पर चलती है राजनीति, जन कल्याण की भावना तो होती ही है, लेकिन कोई भी पार्टी हो, चाहे वो किसी भी तरह के लोगों से मिलती हो, लेकिन हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। जिस दौर में आप पार्षद बने थे, क्या उस दौर में भी आप निरंतर व्यंग्य लिख रहे थे? और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल कि क्या किसी विचारधारा का असर आपके लेखन में आया कि नहीं? मैं राजनीति, पत्रकारिता और गद्य व्यंग्य लेखन तीनों में एक ही दौर में कर रहा था और मुझे कभी नहीं लगा कि कोई बात मेरे आड़े आ रही है। और विचारधारा के जहां तक सवाल है, मैं कांग्रेसी पार्षद था। उस समय के बहुत प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल का मैं बहुत ही खास आदमी था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा विशेष प्रभाव किसी गलत काम के लिए मेरे ऊपर पड़ा हो या कोई दबाव मेरे पर पड़ा हो। मैं समाज के जो व्यंग की जो विषमता, विडंबनाएं दूर हों, दोहरे चरित्र सामने आए, उजागर हों, अच्छे समाज का हित सामने रहे, बस ये प्रयास मेरा हर एक क्षेत्र में, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यंग हो, ये प्रयास मेरा बना रहा। जी जी, बहुत बढ़िया। हम बातचीत का सिलसिला आगे निरंतर जारी रखेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं श्री ईश्वर शर्मा जी का एक व्यंग्य। जी।
खाली हाथ मत जाइए हुजूर। जरा सा खटका हुआ और मैं पहले ही झटके में समझ गया कि घर में चोर महाशय पधारे हुए हैं। मैं चोर को महाशय कह रहा हूं तो शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन शिष्टाचार के नाते हमें कई बेईमान नेताओं, भ्रष्ट मंत्रियों और अपराधी दादाओं तक को महाशय कहना पड़ता है। मैं तो चोर को महाशय इसलिए भी कह रहा हूं कि इस घर की देहरी को आज तक किसी बाहरी व्यक्ति ने पवित्र नहीं किया था। इस घर में अब तक केवल महंगाई घुसती रही, बेरोजगारी, भुखमरी ऐसी घुसी कि जाने का नाम ही नहीं लेती है। ऐसे घर में जिस व्यक्ति ने कदम रखा हो वो तो मेरे लिए आदरणीय होगा ही। नींद खुल जाने पर भी मैं चुपचाप पड़ा रहा। चोर महाशय घर की छानबीन में लगे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन जिस घर के कपड़े बर्तन तक बिककर भूख की होम में स्वाहा हो गए हों, वहां उसे भला क्या मिल सकता है। खोजबीन करते करते जब वो बिल्कुल निराश हो उठे तो मैं चिंतित हो गया। मैं सोचने लगा, आज पहली बार कोई आदमी किसी उम्मीद से यहां आया है, मेरे रहते हुए वो खाली हाथ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी किसी को मैंने निराश नहीं किया, इन्हें भला कैसे निराश कर सकता हूं। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। वैसे हम लोगों की आदत हो गई है कि जमीन पर भी सोते हैं तो उसे बिस्तर ही कहते हैं। मुझे उठता देख चोर महाशय हड़बड़ाए, कहीं वे तत्काल भाग न जाएं, इसलिए मैंने तत्परता से कहा, नहीं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम से बैठकर सुस्ता लीजिए। ऐसा कहने पर पहले तो वे जरा झिझके, लेकिन मेरी विनम्रता देखकर धीरे से फर्श पर बैठ गए। अब उन्हें क्या मालूम कि मैं इसी विनम्रता के सहारे तो इतने दिनों से जी रहा हूं, वरना इस घर में विनम्रता के सिवाय बचा ही क्या है। वैसे तो अब तक मैं अच्छी तरह जान चुका था कि वे महाशय मेरे घर चोरी के नेक इरादे से ही घुसे। फिर भी बातों का सिलसिला चलाने के उद्देश्य से मैंने पूछा, क्यों भाई साहब, कैसे आना हुआ? और उसके उत्तर की राह देखे बिना ही मैंने पूछ लिया, चोरी करने घुसे थे ना। इस पर जुबान से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन संकोच पूर्वक सिर हिलाकर मेरी बात स्वीकार कर ली। मैंने जानबूझकर फिर पूछा, कुछ मिला? उन्होंने सिर हिलाकर इशारे से कहा, कुछ नहीं। कहां से मिलेगा श्रीमान? पूरा सामान तो खोज खोज कर मैंने पहले ही बेच दिया है। अब इस घर में खोजने पर भी मुझे कुछ नहीं मिलता तो तुम्हें क्या मिलेगा? पहली बार उसकी जुबान खुली। उसने कहा, वो क्या है साहब कि बाहर से घर ठीक ठाक दिख रहा था तो अंदर घुस आया था। मुझे क्या मालूम था कि अंदर की हालत एकदम खस्ता है। मैंने कहा, अंदर घुस आए यहां तक तो ठीक है, लेकिन बाहर जाकर किसी को अंदर की बात बताना नहीं, समझ गए ना? उसने पूछा, क्यों साहब? क्योंकि ये हमारे पूरे समाज की इज्जत का सवाल है। कौन सा समाज साहब? उसने पूछा। आम आदमी का समाज, अंदर के खोखलेपन को बाहरी सजावट से ढकने वाला समाज, चार जेबें सिलवाकर हमेशा खाली रहने वाला समाज। मैंने कहा, तो इसका मतलब आप आम आदमी हैं? उसने कहा, हां, मैं आम आदमी हूं। अब तक उसकी झिझक पूरी तरह मिट गई थी। उसने पूछा, आम आदमी को इस तरह ऊपरी दिखावा करना जरूरी होता है क्या साहब? हाँ, बिल्कुल जरूरी होता है, तभी वो आदमी कहलाता है। यदि ये ऊपरी दिखावा ना हो तो हम असभ्य, गरीब और गंदे कहलाएंगे, आदमी नहीं। जवाब सुनकर चोर महाशय सोच में पड़ गए। शायद मेरे मानदंड के अनुसार वे अपनी स्थिति का आकलन करने लगे थे। उसकी बातों का लहजा देखकर मैंने पूछा, बातें तो अच्छी कर लेते हो, कहां तक पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएट हूं, लेकिन डिग्री कोई पूछता नहीं, इसलिए इस धंधे में लग गया हूं। ये कहकर अपनी जगह से उठते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूं, मुझे माफ कर देना, गलती से इधर आ गया था। मैंने कहा, लेकिन इस तरह खाली हाथ कैसे जा सकते हैं आप? मैं जानता हूं महज दिल बहलावे के लिए कोई चोरी नहीं करता। जब किसी मजबूरी में फंस जाता है तभी ये कदम उठाता है। आप इस घर में आ ही गए हैं तो कुछ लेकर जाइए, खाली हाथ जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे अनुरोध को उन्होंने ठुकरा दिया। वे बोले, साहब हम चोर हैं तो क्या हुआ, हमारे भी कुछ उसूल हैं, हम आपसी लोगों के यहां चोरी नहीं करते हैं। मैं इस घर में घुस आया हूं, इसी से बहुत शर्मिंदा हूं, अब आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कहा, इसमें शर्मिंदा करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं खाली हाथ मत जाइए, कुछ लेकर जाइए। उसने कहा, आपकी और मेरी स्थिति में कोई बड़ा अंतर नहीं है साहब, मैं मजबूर होकर इस पेशे में आया हूं, लेकिन आपकी सहन शक्ति अभी बाकी है, इसीलिए आप अब तक आम आदमी बनकर इस घर में पड़े और बाहरी दिखावा किए हुए हैं, और फिर बार बार आप कुछ ले जाने की जिद कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, इस घर में बचा ही क्या है जो मैं ले जा सकता हूं? मैंने कहा, ठीक कहते हो, इस घर में और कुछ नहीं, केवल बाहर दरवाजे पर टंगा पर्दा ही बचा है, उसे ले जाइए। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले,
फिर आम आदमी कैसे रह जाओगे आप? आपको भी असभ्य और गरीब कहलाना है क्या? ये पर्दा बाहर लगा है तो समझो भीतर का सारा नंगापन ढका है। इसे ढका ही रहने दो साहब, और मैं इसे ले भी जाऊंगा तो क्या है मेरे पास जिसे मैं ढाकूंगा। बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए वो रुक गए, शायद उनका गला भर आया था। फिर मुझे गौर से देखकर बोले, लेकिन आप निश्चिंत रहिए साहब, मैं इस घर से खाली हाथ जाऊंगा तो भी इस पर्दे को नहीं उगाड़ूंगा, ढका ही रहने दूंगा, विश्वास करो मुझ पर। ये कहते हुए चोर महाशय ने पास आकर मेरा कंधा थपथपाया और मुझे सोचता हुआ छोड़कर बाहर निकल गए। और मैं ये सोचता हुआ खड़ा था कि आज वो ये पर्दा ही ले जाता तो अच्छा होता। शायद ये पर्दा ही मेरी विवशता है जो मुझे कहीं बांध कर रखता है। ये शानदार व्यंग आपने सुना, ईश्वर शर्मा जी द्वारा लिखा गया। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, सुभाष जैन सिंघई जो एक वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, उन्होंने अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी इस व्यंग पर की है, जिसे अब हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। मैं सिंघई सुभाष जैन बॉक्स एफएम रेडियो पर व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री ईश्वर शर्मा जी के प्रस्तुत व्यंग पर समीक्षात्मक टिप्पणी पेश कर रहा हूँ। उनकी ये रचना आम आदमी के वास्तविक जीवन के उतार चढ़ाव को सहज रूप से पेश करती है। चोर के पात्र के माध्यम से लोकतंत्र, राजनीति के भ्रष्ट चेहरे, मुखौटों को उजागर करती है, समाज के दूरी चरित्र पर कठोर प्रहार करती है। ये रचना सुनकर मुझे आगरा के प्रसिद्ध जैन अध्यात्मकार पंडित बनारसी दास जी के घर की चोरी की घटना याद हुई। चोर पंडित जी के घर चोरी करने पहुंचे थे। रात के 3 बजे होंगे। वे 4 चोर थे। चोरों की आहट से पंडित जी जाग गए थे। उन्होंने देखा कि चोर उनके घर से सामान चुरा कर पोटली में बांध रहे हैं। फिर 3 चोर अपनी अपनी पोटली लेकर चले गए। आखिरी में एक चोर से पोटली उठाते नहीं बन रही थी। अधिक भार के कारण वो पोटली बार बार नीचे गिर रही थी। पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने स्वयं खड़े होकर उसके सिर पर पोटली रखवा दी। चोर तुरंत ही पोटली लेकर अपने घर पहुंच गया। चोर की मां ने पूछा कि भारी पोटली ले आए, पहले 3 चोर आए थे और तुम आखिरी में आए, किसने तुम्हारे सिर पर पोटली रखवाई? चोर बोला, रात का अंधेरा था, मुझे पता नहीं। अच्छा ये बताओ कि सामान कहाँ से लाए चुरा के? अरे पंडित जी क्या सामान चुरा के लेके आए? वे तो बहुत ही सज्जन सहज स्वभावी है, जाओ वो सामान उन्हें वापस करके आओ। और चोर वहाँ सामान वापस करके आ गया। प्रस्तुत रचना का विषय अच्छा चुना गया है, शब्दांकन रोचक है। रचना थोड़ी छोटी की जाती थी। महाशय वाले मामले में कुछ कम वाक्य किए जा सकते थे। कुल मिलाकर उन्होंने इस पर अच्छी तरह से शब्दों का जाल फैलाया है। और ये रचना दैनिक जीवन के अर्थ, समाज, राजनीति पर कठोर तंज करती है। शर्मा जी को शुभकामनाएं। तो ये थे सुभाष जैन सिंघई, जिन्होंने अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी दी। ईश्वर जी, बातचीत का सिलसिला हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं। आपने भिखमंगों की पेंशन कथा, अपनी अपनी ईमानदारी, ये 2 व्यंग्य संग्रह तो स्वतंत्र रूप से लिखे, और लतीफ घोंगी जी के साथ में आपने व्यंग्य की जुगलबंदी। इस लंबे सफर में, जबकि आपने 25 वर्ष तक महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में, जिनमें नवभारत, अमृत संदेश, हितवाद, MP क्रॉनिकल, सवेरा, संकेत आदि में भी काम किया। पहला तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको पत्रकारिता और व्यंग्य लेखन, इन दोनों में संतुष्टि कहाँ मिली? अलग अलग तरह की संतुष्टि थी। पत्रकारिता में तो क्या होता था कि आप जिस अंचल में हैं, जिस अंचल के पाठक आपके हैं, वहीं तक आप अपनी पहुंच बना पाते हैं, तो वो संतुष्टि उस तरीके की थी। लेकिन जब गद्य व्यंग्य लेखन हुआ तो पूरे देश में, प्रदेश में उसकी पहुंच हुई, और एक शुभचिंतकों का और सद्भावना वालों का, मेरे पाठकों का एक ग्रुप तैयार हुआ, और उनकी बातें मुझे और संपर्क मिला, और देश के ख्याति प्राप्त व्यंग्यकारों से, रचनाकारों से भी संपर्क करने का मौका मिला। तो वो एक संतुष्टि दूसरी तरीके की थी, वो एक अलग होती है। तो वैसी अलग अलग संतुष्टि थी। और लेखन
से और लेखन के प्रभाव से जो संतुष्टि होती है वो तो दोनों ही क्षेत्र में थी। बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि आपकी संतुष्टि, मुझे लगता है काफी संतुष्ट व्यक्ति रहे कि 3 व्यंग संग्रह के बाद आपका 4था व्यंग संग्रह दिखाई नहीं पड़ा पाठकों को। मेरा लेखन ही कम हो गया, बहुत कम हो गया उसके बाद, क्योंकि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां, एक बड़ा परिवार है हम लोगों का, कई भाइयों का परिवार है, जॉइंट परिवार है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती गई उम्र के साथ में जैसे जैसे, तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे को थोड़ा इधर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कुछ चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी। पता लगा हम केवल लेखन और इसी में पत्रकारिता में ही व्यस्त होते जा रहे हैं और जी। अपनी व्यक्तिगत और सही जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ जिम्मेदारियां इधर छोड़नी चाहिए, अपनी हॉबी और जिम्मेदारियों की ओर बढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने राजनीति भी छोड़ा, पत्रकारिता भी छोड़ा और लेखन भी, छुटपुट तो लेखन होता रहा लेकिन लगभग सक्रिय लेखन समाप्त हुआ। तो और पारिवारिक जिम्मेदारी की ओर मैं बढ़ गया और पठन पाठन अभी भी लेकिन होता है। सभी रचनाकारों से मैं संपर्क में जरूर रहता हूँ, फोन में बात करता रहता हूँ, उनसे मेरा संपर्क सूत्र बना हुआ है। जी जी। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि मूर्धन्य व्यंग्यकार लतीफ घोंघी जी से आपका बहुत निकट का एक लेखकीय रिश्ता भी रहा, दोस्ती भी रही। कुछ उनके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि लतीफ घोंघी अपने दौर के बेमिसाल व्यंग्यकार थे। लतीफ घोंघी महासमुंद के बहुत बड़े देश के ख्याति नाम व्यंग्यकार थे और संयोग यह था कि मेरे घर के ठीक सामने, मतलब आप मेरे घर से निकल के सड़क क्रॉस करो तो उनके घर में घुस जाओ जी। तो साथ में हम लोगों का परिचय सुबह से शाम तक मिलना, बात करना, चर्चा करना होता रहता था। उनके जब व्यंग की जुगलबंदी हुई उस समय तक उनके 17 व्यंग संग्रह आ चुके थे। ये उनकी महानता थी कि मेरे जैसे नए व्यंग्यकार के साथ उनने जुगलबंदी करने का साहस किया। मैं तो साहसी का दुस्साहस कहूंगा, क्योंकि मेरा कुछ खोने को मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़े वरिष्ठ व्यंग्यकार की एक थाती थी, लेकिन वो मेरे साथ जुगलबंदी कर रहे थे। मैं उनके साहस की प्रशंसा करूंगा। उसके बाद ये था कि जुगलबंदी तो हम लोगों की थी और वो व्यंग की जुगलबंदी का विमोचन शरद जोशी जी ने, आदरणीय श्रद्धेय शरद जोशी जी ने महासमुंद आकर किया था। तो वैसे भी वो बहुत चर्चित कृति हो गई थी और एक प्रयोग के रूप में इसे माना जाने लगा था। और मेरा लतीफ घोंघी का पूरे क्षेत्र में, साहित्यिक परिवेश में, लखनऊ हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, भोपाल हो, हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में हो, हम लोगों का जो भी प्रवास होता था, साहित्यिक प्रवास, वो साथ में होता था। तो एक व्यक्तिगत जुगलबंदी के नाम से भी हम लोग काफी चर्चित हो चुके थे। इसकी एक घटना आपको बताऊं, बड़ी रोचक घटना है। जी, स्वागत। आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय श्री लालजी शुक्ल जो हैं, उनसे लतीफ घोंघी और मैं कभी व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हुए थे, मिले नहीं थे। लतीफ घोंघी के नाम से तो वो परिचित रहे होंगे, इतने बड़े व्यंग्यकार थे। तो लखनऊ में 28 सम्मान जब श्री लाल जी को मिला तो अनूप श्रीवास्तव जी ने मेरे को, लतीफ घोंघी जी को भी वहां आमंत्रित किया था। हम लोग वहां उनके सम्मान समारोह में पहुंचे हुए थे। तो जैसे ही श्रीलाल जी से सामना हुआ, लतीफ घोंघी जी अपना परिचय कराने उनके पास गए, पैर पड़े और हाथ जोड़ के कहा, मैं लतीफ घोंघी महासमुंद से। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो तत्काल श्रीलाल जी ने कहा, ईश्वर शर्मा कहाँ है? अच्छा। मतलब आप देखिए, कभी हमने नहीं मिला, हमारा कोई संपर्क नहीं था उनके साथ, लेकिन लतीफ घोंघी अगर है तो ईश्वर शर्मा को वहां होना चाहिए। जी जी। मतलब इतनी चर्चित हमारी व्यंग की जुगलबंदी हो गई थी। तो हम जुगलबंदी के रूप में ही प्रसिद्ध थे। जी, बहुत बड़ी बात थी ये कि किसी एक लेखक के साथ दूसरे लेखक का अस्तित्व इतना गहरे तक जुड़ा कि अगर ईश्वर शर्मा का नाम लिया जाए तो लोग पूछते होंगे कि लतीफ घोंघी जी कहाँ हैं, और अगर लतीफ घोंघी जी का नाम लिया जाए तो लोग पूछते हैं कि ईश्वर शर्मा कहाँ हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता जीवन की हो सकती है। आपने मूर्धन्य व्यंग्यकारों का दौर देखा और एक आज के दौर में जो व्यंग्य लिखा जा रहा है, आप जब कभी भी उस दौर को आपने
काफ़ी गहराई तक पढ़ा भी है और आज के व्यंग भी आप पढ़ते हैं। क्या लगता है आपको कि व्यंग कहाँ जा रहा है? अब इसमें थोड़ी मेरी मान्यता ये है कि आज के व्यंगकार थोड़ा जल्दी में रहते हैं जी। अध्ययन अच्छा विस्तृत अध्ययन करें, उस सब्जेक्ट के सभी कोणों को अच्छे से समझें और फिर व्यंग लिखें। वो स्थिति कम दिखाई देती है। कोई भी घटना हुई, घटना पे त्वरित टिप्पणी जैसा या उस घटना का एक विवरणात्मक कोई वो करके व्यंग बना दिया जाए, कुछ व्यंग की टिप्पणियां करके, कुछ विट पैदा करके, ये कोशिश मेरे को ज्यादा दिखती है। इसलिए थोड़ा सा व्यंग की जो पाठकों पे असर होना चाहिए, जो मार होनी चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, मेरे को कई बार वो कम होता दिखाई देता है। और कुछ प्रकाशन में भी जो शब्द संख्या का एक डंडा चलता है कि इतने उसमें आपको लिखना है, तो उससे भी प्रभाव कम होता है। जब तक एक बार पूरा हर कोण को दर्शा के पूरे व्यंग को स्थापित न किया जाए जी, तब तक अब लेखक कैसे करेगा? जी जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। बिल्कुल वही आज हो रहा है कि हम व्यंग्य के टेस्ट मैच को छोड़कर T20 की पर बढ़ चुके हैं और वहाँ हमको लगता है कि एक निश्चित फ्रेम में या शब्दों की सीमा में हम अपना व्यंग लिखें। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, छोटी रचनाएं भी बहुत जी। और कबीर जैसे जो जिनको हम व्यंग का पहला व्यंगकार मानते हैं, उनके दोहे, तो बात अगर आपके भीतर वो गहराई है तो आप कम शब्दों में भी बड़ी मार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लेखन में अपना एक शास्त्र है, उसका अपना एक अनुशासन है और वो जरूरी है कि जो विभिन्न शैलियाँ, जैसे आजकल निबंध शैली या कथा शैली, सुभाष चंद्र जैसे व्यंगकार हैं जो इन शैलियों में अभी भी लिख रहे हैं, या ज्ञान चतुर्वेदी जी जो बहुत मूर्धन्य व्यंगकार हैं, वो तो उनके बहुत नायाब उपन्यास भी आए हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अब डॉक्टर प्रेमजन्मेजय का नाम लें या डॉक्टर हरीश नवल का नाम लें, ये वो लोग हैं जो व्यंग्य के टेस्ट खिलाड़ी थे, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से लिखा। और ख़ासतौर से शैलीगत प्रयोग जो व्यंग में हुए हैं उस दौर में, आज ऐसे प्रयोग दिखाई कम पड़ रहे हैं। आप इस पर आप क्या सोचते हैं या आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मुझे लग रहा है प्रकाशन के लिए अवसर कम है। अगर कोई प्रयोग ऐसा हो तो उसको कोई प्रकाशन के उतने अवसर मिले, ये मेरे को कमी दिखाई देती है। दूसरा, उतने क्लासिकल उस पे लिखने के लिए, शास्त्रीय ढंग से लिखने के लिए मेरे को व्यंगकार तैयार नहीं दिखते हैं। त्वरित टिप्पणियां ज्यादा हो रही हैं और विवरणात्मक घटना का सीधा सीधा विवरण दे दिया जाए, उस घटना को एक सिंबल बना के उसको व्यापक रूप दे के व्यंग को स्थापित किया जाए, उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में उसको कोई सिंबल बनाया जाए, वैसा मेरे को कम प्रतीत होता है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। श्रोताओं की जानकारी के लिए कि जयपुर से प्रसारित बॉक्स FM के माध्यम से हर बुधवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक हम व्यंग के रंग कार्यक्रम में देश के सुपरिचित व्यंगकार से रूबरू होते हैं। आज हमारे मेहमान हैं श्री ईश्वर शर्मा जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप भी इनसे कोई सवाल करना चाहें तो 7339990969 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप संक्षेप में कोई छोटी मोटी बात अपनी आगे करना चाहते हैं तो हमारे चैट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल भी लिखिए। हम ईश्वर शर्मा जी तक उस सवाल को पहुंचाएंगे और आपको उसका जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। ईश्वर जी, आगे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपसे आपके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए पहले सुन लेते हैं उनको। जी जी जी। मैं रायपुर से व्यंगकार राजशेखर चौबे आप सबसे मुखातिब हूँ। आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन। आज व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में ईश्वर शर्मा जी मेहमान के रूप में उपस्थित रहेंगे। हम सबके अजीज महासमुंद छत्तीसगढ़ निवासी श्री ईश्वर शर्मा जी देश के जाने माने व्यंगकार हैं।
उन्हें और लतीफ़ घोंगी जी को एक ही वर्ष में अट्टहास सम्मान से नवाजा गया था। शिखर सम्मान घोंगी जी को व युवा सम्मान ईश्वर जी को दिया गया था। ईश्वर जी ने लतीफ़ घोंगी जी के साथ व्यंग की जुगलबंदी भी की है। इसमें एक ही विषय पर दोनों व्यंगकार अपनी पैनी कलम चलाते थे। यह अपनी तरह का पहला और अनूठा प्रयोग था। बाद में भी ऐसे प्रयोग किए गए पर वे उतने सफल नहीं रहे। मुझे महासमुंद में ईश्वर जी के घर जाने और उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाने का मौका मिला है। उनके घर के सामने ही लतीफ़ जी का घर है। उनके 2 व्यंग संग्रह भिखमंगों की पेंशन कथा और अपनी अपनी ईमानदारी भी प्रकाशित हैं, जिन्हें पाठकों की भरपूर सराहना मिली है। उन्हें शरद जोशी कृति सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। हमारे रायपुर के व्यंग महोत्सव सहित सभी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रही और उनका आशीर्वाद मिला। वे पूर्व में देश के लगभग सभी अखबारों पत्रिकाओं में छप चुके हैं। आजकल लेखन में उनकी सक्रियता कुछ कम है। हम सबकी दिली इच्छा है कि वे लेखन में पुनः सक्रिय हों, ताकि हम सबको उनके तीखे व मारक व्यंग पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। वे न केवल अच्छे लेखक हैं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। जो भी उनसे मिलता है वह इस बात को महसूस कर सकता है। वे छत्तीसगढ़ के गौरव हैं और उन्होंने पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मेरी ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभात गोस्वामी जी को व्यंग के रंग प्रभात के संग जैसे उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए साधुवाद। धन्यवाद। नमस्ते, मैं समीक्षा तेलंग पुणे से अपना संदेश बॉक्स एफएम को भेज रही हूँ। खुशी है कि इस मंच ने व्यंग के प्रत्येक उपादान को स्पर्श करने का सार्थक प्रयत्न किया है। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी यह मंच व्यंग पुरोधाओं से लेकर समकालीन व्यंग लेखकों तक सभी से समय समय पर परिचित कराता रहेगा। इसके लिए मैं बॉक्स एफएम और प्रभात गोस्वामी जी को शुभकामनाएं देती हूँ। आज के मेहमान मेरे व्यक्तिगत परिचय से तो दूर हैं। मुझे याद है कि ईश्वर शर्मा सर ने मुझे एक बार मेरी व्यंग रचना के पसंद आने पर फोन पर बधाई और आशीर्वाद दिया था। युवा लेखकों को इससे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं कि उनके वरिष्ठ उन्हें इस तरह समय समय पर चेताते भी रहें और राह दिखाते रहें। रविंद्रनाथ त्यागी सोपान सम्मान के समय भी सर ने मेरा उत्साहवर्धन किया था। मैं सर को उनकी रचनाओं के कारण ही जानती हूँ। मेरे पास उनकी जुगलबंदी का पहला संस्करण रखा हुआ है। तब मैं खुद लिखती नहीं थी, केवल पढ़ती थी। शायद कॉलेज में थी या जॉब में। तब मेरे हाथ ईश्वर शर्मा सर और लतीफ़ घोंगी सर की जुगलबंदी लगी थी। ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी होता है क्या? एक ही विषय पर 2 लोग लिख सकते हैं। मैं पूरा संग्रह पढ़ चुकी थी। मजेदार बात ये थी कि वलेस में जब आई तब मैं नई दुनिया वाले ईश्वर शर्मा जी को ही सर समझ रही थी। गलती मेरी नहीं थी, न मैं उन्हें जानती थी न सर को। किसी को देखा भी नहीं था तो उम्र का ख्याल भी नहीं था। मुझे लगता है ऐसे प्रयोग होते रहने चाहिए। अनूप शुक्ल जी ने ये प्रयोग किए। मुझे अच्छा लगा था कि मैं भी उनकी जुगलबंदी का हिस्सा थी। उसमें बहुत से ऐसे लेखकों ने भी लिखा जो अब लिखना छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य की खान है। वहां से हमें एक के बाद एक महान साहित्यकार मिला है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हरिशंकर परसाई, सेठ गोविंद दास, अंचल, महाकवि द्वारका प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, धनंजय वर्मा, शानी, लतीफ़ घोंगी, एक भारतीय आत्मा और पता नहीं कौन कौन शक्तिशाली लेखक व कवि मध्य प्रदेश से ही आए। उत्तर प्रदेश का दुष्यंत कुमार भी मध्य प्रदेश जाकर ही चमका। शायद वहाँ की जलवायु ऐसी है जो लेखकों को पनपने देती है। ये शब्द हैं रविंद्रनाथ त्यागी जी के, जिन्होंने सर की पुस्तक व्यंग की जुगलबंदी में लिखे हैं। मुझे खुशी है कि मैं भी इसी मध्य प्रदेश ग्वालियर की माटी में जन्मी हूँ, जहाँ व्यंग को जिया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सर के मुख से उनके समय को जिएंगे। बहुत धन्यवाद। बॉक्स
एफएम पर प्रसारित हो रहे साप्ताहिक कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग को सुनता रहा हूँ। ये एक सराहनीय प्रयास है। खुशी है कि आज यह कार्यक्रम एक ऐसे व्यक्तित्व से हमें रूबरू करा रहा है जिसने 90 के दशक में अपनी कलम से व्यंग का परचम फहरा दिया था। दूसरी बात ये कि ये मूलतः राजस्थान के निवासी हैं। भिखमंगों की पेंशन को मैंने सर्वप्रथम सारिका के व्यंग विशेषांक में पढ़ा था। फिर उसी पत्रिका के मैं व्यंग की जुगलबंदी की समीक्षा भी पढ़ी। व्यंग की जुगलबंदी में पढ़ा शंकर तांबेकर जी का प्राकथन और उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। शंकर जी ने लिखा था कि मैं तो ईश्वर शर्मा को दाद देता हूँ कि वो लतीफ गोंगी के साथ कहीं कम नहीं पड़ते। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि ईश्वर शर्मा की रचना लतीफ गोंगी के नाम से छप जाए तो लतीफ गोंगी के नाम को बट्टा न लगे। शर्मा जी लतीफ गोंगी से लगभग 14 वर्ष लेखन में कनिष्ठ और उम्र में भी कनिष्ठ थे। तब 38 साल के उस युवा ने जुगलबंदी में जो जलवे दिखाए, पाठकों के साथ आलोचक भी वाहवा करें। ईश्वर जी से निवेदन है कि वे अपना व्यंग लेखन पुनः आरंभ करें। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। बहुत बहुत स्वागत है पुनः ईश्वर शर्मा जी आपका। और बहुत अच्छा लगा कि आपके प्रति जो लोगों की, हमारे व्यंगकार साथी, उनकी भावना हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और बहुत अच्छा लगता है कि जब एक वरिष्ठ लेखक की छत्र छाया में उससे कनिष्ठ लेखक अपनी बात कहता है, अपने आप को मांझने का प्रयास करता है, समृद्ध करने का प्रयास करते हैं। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया है सजदा, मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया है सजदा, आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। पुनः स्वागत है आपका। आप हमारे साथियों के बारे में कुछ कहना चाहें तो स्वागत है आपका। ये जितने भी व्यंगकारों ने अभी मेरे संबंध में शुभकामनाएं दी, मेरे परिचय पे बातें कही हैं, मैं हृदय से उन्हें साधुवाद देता हूं, अभिवादन करता हूं, उन्हें बधाई और शुभकामना देता हूं। और जैसा आप कह रहे हैं, मैं इन्हें कनिष्ठ या कोई ऐसा व्यंगकार नहीं मानता, मैं इन्हें बहुत वरिष्ठ व्यंगकार मानता हूं। आज के दौर के ये सभी राजशेखर जी, समीक्षा जी, प्रभाशंकर जी, ये सभी, सुनील जी, ये सभी बहुत वरिष्ठ व्यंगकार हैं। मैं इनका लेखन नियमित पढ़ रहा हूं। हमेशा इनके हर रचनाएं जो वलेस में और इतर जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मिलती हैं, मैं इन्हें पढ़ रहा हूं। और ये बहुत शिद्दत के साथ और गंभीरता के साथ व्यंग लेखन कर रहे हैं। और आज की ये बहुत वरिष्ठ व्यंगकार हैं, मेरे लिए ये माननीय है। मैं इन्हें यही कह सकता हूं और शुभकामना देता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बातचीत का रुख आपकी ओर मोड़ते हैं हम। आपने जो व्यंग लिखे, विभिन्न अलग अलग विषयों में लिखे, व्यंग में कथ्य भाषा और शैली, इस पर अक्सर एक चर्चा होती है कि इनमें जो खास गौर किया जाना चाहिए, ऐसा आजकल थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। कई बार कथ्य बहुत अच्छा होता है तो भाषा कमज़ोर होती है, और कई बार भाषा अच्छी होती है तो शैली में थोड़ा सा कमज़ोरी दिखाई देती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत से लोग कहते हैं। और यही बात इससे जुड़ती है कि लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद में परसाई युग को आज भी हम याद करते हैं। क्या वो कारण रहा है कि उस लकीर के आगे या उस लकीर के बराबर हम एक कोई दूसरी लकीर नहीं खींच पाए? देखिए, जहां तक कथ्य और शिल्प का, अगर दोनों में सामंजस्य नहीं होगा तो व्यंग प्रभावी बन ही नहीं सकता। कथ्य अच्छा है, शिल्प अगर नहीं जम रहा है तो फिर आपका कथ्य बेकार हो जाएगा। केवल शिल्प अच्छा है, कथ्य नहीं है तो फिर लंतरानी हाँक रहे हैं आप। तो मैं तो ये मानता हूं कि दोनों में सामंजस्य जरूरी है। और अब ये कथ्य को किस शिल्प में ढालना, उसको कथोपकथन पे ले जाना, उसको निबंध की शैली में लिखना, ये लेखक के अपनी स्वतंत्रता है। फैंटेसी में लिखना, विट में, मतलब ये उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन होना ये चाहिए कि कथ्य जो वो कहना चाह रहा है वो प्रभावी ढंग से पाठकों के सामने प्रस्तुत हो, और उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए
लेखन का और लेखक के उद्देश्य का, वो सामने आना चाहिए, खुल के सामने आए और प्रभाव पड़े, तभी वो लेखन की सार्थकता है, अन्यथा तो कोई अर्थ ही नहीं है। मेरी ये मान्यता है। जी, एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं कि साहित्य में अनेक विधाएं हैं, प्रमुखतः कहानी, कविता या व्यंग को लें। एक लेखक के परिवार में व्यंग लेखक के रूप में कैसा रेस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और लोरी के रूप में माँ की लोरी सुनते हुए हम आगे गाना भी सुनते रहे, गीत भी सुनते रहे। तो परिवार के लोग गीत और कहानी पर तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन व्यंग को थोड़ा समझने के लिए अध्ययन की जरूरत भी होती है, थोड़ी एकाग्रता की जरूरत होती है। तो एक व्यंगकार के घर में व्यंग लेखक को क्या सहयोग मिलता है या उसको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है? कभी आपने इस बारे में गौर किया? वैसा विशेष वैसा इस दृष्टि से तो नहीं किया, लेकिन मेरी समझ ये रही है, मैंने जो अनुभव किया कि आप अच्छा लेखन करें या स्पष्ट लेखन करें तो लोग समझते हैं और उसको अच्छा रिस्पांस भी देते हैं जी। और कुछ तो ऐसा था कि हमारे शहर में ऐसा साहित्यिक और ये सब माहौल प्रारंभ से ही बहुत अच्छा बना हुआ था। बहुत पहले से, बहुत छोटा कस्बा होने के बावजूद भी यहाँ साहित्यिक गतिविधि बहुत तेज थी और बहुत अच्छी थी। यहाँ नियमित यहाँ आयोजन होते थे और बड़े बड़े देश के, मैं समझता हूँ उस दौर के जितने बड़े साहित्यकार और कवि यहाँ आते थे और कार्यक्रम होते थे। तो एक साहित्यिक अभिरुचि तो यहाँ बनी हुई थी, समझदारी भी बनी थी, तो व्यंग की समझ में भी कभी कोई दिक्कत आई नहीं। और लतीफ घोंगी जैसे व्यंगकार जब महासमुंद में थे तो वो समझदारी तो सब में थी। तो परिवार में भी मेरे को लगता है कि जो पढ़ने लिखने वाले थे, समझने वाले, उनको तो समझ में पूरा आता था। जी जी बिल्कुल। हमारे चैट रूम में कुछ लोगों ने अपनी बात कही है। डॉक्टर मुकेश असीमित गंगापुर सिटी से हैं और नमस्कार कर रहे हैं आपको। मुकेश असीमित जी नमस्कार, धन्यवाद जी। उसके अलावा प्रभाष शंकर उपाध्याय जी भी आपको याद करते हुए कह रहे हैं कि अच्छी चर्चा हो रही है। जी जी जी। सिंघई सुभाष जैन जी कह रहे हैं कि ईश्वर शर्मा जी के व्यक्तित्व से परिचय प्राप्त हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। साक्षात्कार की आकल्पना के लिए प्रभात गोस्वामी जी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आपको बधाई, सुभाष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः मैं आपकी रचना कर्म पर आना चाहता हूँ। व्यंग लिखते हुए क्या कोई चुनौतीपूर्ण क्षण भी आपके सामने आया? मेरे को वैसा अनुभव तो कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत तीखा व्यंग लिखा कई बार, तो मतलब ये भी स्पष्ट था कि मैं किस पे व्यंग कर रहा हूँ। और व्यंग हमेशा समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों पे, राजनेताओं पे, बड़े व्यक्तियों पे ही होता रहा। और ये मुझे इसलिए ये चुनौती नहीं लगी है, कभी मुझे कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ा कि व्यंगकार बनने के पहले मैं पत्रकारिता के उस दौर से गुजर चुका था, जो वही काम मैं पत्रकारिता में करता रहा था। तो पत्रकारिता में भी मैं न्यूज के माध्यम से, या मैंने पत्रकारिता में लेख बहुत लिखे, उन लेखों के माध्यम से वो चुनौतियां मेरे सामने थी। तो मुझे उसमें भी कभी ऐसा कोई टकराव की स्थिति नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि आपके मन में अगर किसी के प्रति दुराग्रह नहीं है और आप वास्तविकता के आधार पर अगर कोई बात लिख रहे हैं जी, तो कोई ऐसा परेशानी आया ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे तो कभी कोई परेशानी ऐसी झेलनी नहीं पड़ी, जबकि मैंने टिप्पणियां बहुत तीखी की हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कई बार। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, राजनीति में भी और अनेक क्षेत्र में भी, जो अपनी स्वयं की आलोचना सुनकर बुरा नहीं मानते, उनको अच्छा लगता है, और बल्कि वो ये मानते हैं कि जो विसंगति हमारे क्षेत्र में है, हमारे भीतर भी अगर कोई विसंगति है तो उस पर व्यंगकार अपनी कलम चला रहा है, उस दुष्प्रवृत्ति पर प्रहार कर रहा है शब्दों के माध्यम से। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी इस तरह का तीखा व्यंग लिखा जा सकता है या लिखा जा रहा है? लिखने की शैली पे, शिल्प पे ये अब वो करता है ये सब बात। अब क्योंकि ये दौर तो नहीं है अब उस सहिष्णुता का, वो जो दौर था उतना तो नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन आज भी
कुछ लोग तीखा लिख रहे हैं, लेकिन उनका शिल्प ऐसा है कि उसको सामने वाला कोई ऐसा वो स्थापित नहीं कर पाता, लेकिन जहां मार होनी है वो मार होती है और उसे पता लगता है। तो मैं इसको ये मानता हूं कि शिल्प पे अगर काम किया जाए तो आप तीखा लिख सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। आपने कविता भी लिखी है, एक कवि के रूप में भी आपने अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाया। क्या कोई ऐसी कविता आपको याद है अपने दौर की, या जो आपकी प्रिय कविता रही हो? अगर हमारे श्रोताओं को आप सुना सकें तो बहुत आनंद आएगा। कविता चलो चलो कोई रोक ना सके तब तक चलो। वाह। चलो कोई रोक ना सके तब तक चलो, ढलो कोई गला ना सके तब तक ढलो। क्या बात है। ढलो कोई गला ना सके तब तक ढलो, जलो कोई बुझा ना सके तब तक जलो। जलो कोई बुझा ना सके तब तक जलो, बढ़ो कोई लौटा ना सके तब तक बढ़ो। बढ़ो कोई लौटा ना सके तब तक बढ़ो, अड़ो अड़ो कोई झुका ना सके तब तक अड़ो। लड़ो लड़ो इसकी जरूरत न पड़े तब तक लड़ो। लड़ो इसकी जरूरत न पड़े तब तक लड़ो। जो पीछे आ रहे हैं उनके लिए रुको। जो पीछे आ रहे हैं उनके लिए रुको, जो आगे जा रहे हैं उनसे आगे बढ़ो। बहना है तो माथे से पसीना बनकर बहो, रहना है तो घिसी पतलून की सही जेब बनकर रहो। डरो नहीं चलो उतरते दिन की फैलती परछाई सा, बढ़ो यह नदी पार करना ही है। कूदो तैरो पार लग जाओ, या फिर किनारे पर गिरो और धीरे से डूब जाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत मज़ा आ गया सुनकर, और निश्चित रूप से हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़कर इस समय ये बातचीत सुन रहे हैं उनको भी आनंद आया होगा। ईश्वर शर्मा जी, घड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उस लक्ष्य की ओर जा रही है जहां हमको इशारा हो रहा है कि अब ये बातचीत और ज़्यादा लंबी हम खींच नहीं पाएंगे। आखिरी सवाल के रूप में मैं आपसे बस यही पूछना चाह रहा हूं कि हर लेखक के भीतर एक समीक्षक होता है, अपने अंतस में हर लेखक के अंतस में एक आलोचक भी होता है। आपने अपनी रचनाओं का जब भी मूल्यांकन किया तो आपको क्या लगा? मुझे तो यही लगा कि मैं जितना करना चाहता था नहीं कर पाया, जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, इसका मुझे खेद है। और जितना मेरे साथी मित्र हमेशा कहते हैं लेखन के लिए, तो मुझे बड़ी गिल्टी कॉन्शियस होता है कि मैं क्यों नहीं इस क्षेत्र में सक्रिय हो पा रहा हूँ, लेखन मेरा नहीं हो पा रहा है। तो ये खेद तो है, और अभी तक जो लिखा गया है उसके प्रति मैं उतना आश्वस्त भी नहीं हूँ और उससे कोई बहुत उपलब्धि भी नहीं मानता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग, आप जैसे लेखक, आप जैसे साहित्यकार जो कुछ भी लिख कर गए हैं, जो कुछ भी लिखा है आपने, वो आज की पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर है। और बॉक्स एफएम के माध्यम से व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा यह भी है कि हम उन मूर्धन्य साहित्यकारों की लिखी बातों को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, उनकी संघर्ष कथाओं को, उनकी उपलब्धियों को, और उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है उन सारी परिस्थितियों को हम बताएं उन श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम से जुड़कर हर बुधवार शाम 4 से 5 बजे तक बॉक्स एफएम का ये कार्यक्रम सुनते हैं। और मैं एक बार पुनः बॉक्स एफएम की ओर से, अपनी ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने 1 घंटे का बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमारे श्रोताओं तक जो बातें गई हैं, जो व्यंग के निष्कर्ष निकल के आए हैं, निश्चित रूप से वो हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत ग्रहण योग्य बातें रही और उन नव युवक लेखकों के लिए भी बहुत अच्छी बातें उभर कर सामने आई जो व्यंग के क्षेत्र में
आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बार पुनः बॉक्स एफएम की तरफ से मैं प्रभात गोस्वामी आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। बॉक्स एफएम रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को सुभाष जयंती और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।